गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 2। पहले चैप्टर में हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखे थे, और इस चैप्टर में हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे। उसमें देखे थे 1775 टू 1780, इस तरीके से देखे थे। 1775 टू, इसमें देखते हैं 1774 टू 1785 तक देखे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के देखे थे, सर थॉमस रॉ को देखे थे, और ये भी देखे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और अपना किस तरीक़ा से व्यापार को फैलाई। और इसमें देखेंगे हम लोग सेकेंड लेसन में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस देखेंगे, और इसमें फर्स्ट देखते हैं कि पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। किसी चैप्टर को पढ़ने का सर्वप्रथम हम लोग का प्रायोरिटी रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर से हम लोग को कंक्लूजन क्या निकालना है, क्या है इस चैप्टर में। इसलिए हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कुछ। पहले चैप्टर को पढ़ने का यही मोटिव होना चाहिए कि पहले इसके आउटकम्स भी देख लें और इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस देखने से क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ को, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं, इसमें सारे क्वेश्चन के आ जाते हैं। इसीलिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लें, ओवरऑल ही लेकिन हल्का रीडिंग दे दे। इसमें देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस, इसमें तो हम टिक आउट करके पहले से रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस क्या किए थे, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फ्लोइंग है, ट्रिपार्टी अलायंस, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, अमेंडमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे। तो और फिर क्या देखें इसमें, फिर फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इसमें थोड़ा शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से, और पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस है। आंसर ब्रीफली, डिस्कस द कॉज ऑफ थर्ड मैसूर वॉर, राइट द जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही सब है। और ये सब देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें धीरे धीरे अपने आप ध्यान में आते जाएंगे कि ये क्वेश्चन इसमें है, और आराम से इसमें क्वेश्चन के आंसर हम लोग दे सकते हैं। और पिछले चैप्टर का हम लोग, फर्स्ट चैप्टर का हम लोग अब हम अभी आंसर फ्लोइंग नहीं बनाए हैं, उसका भी हम वीडियो डाल देंगे, उसका PDF टेलीग्राम पे डाल देंगे। और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस देखते हैं 1786 टू 1793 क्या है। फर्स्ट देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। द थर्ड मैसूर वॉर एंड टीपू सुल्तान एफर्ट्स टू डिफीट द ब्रिटिश। जो थर्ड मैसूर वॉर क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट मैसूर वॉर और सेकंड मैसूर वॉर देखें, और थर्ड मैसूर वॉर देखेंगे टीपू सुल्तान के क्या एफर्ट थे, कैसे डिफीट हुए टीपू सुल्तान, हारे कैसे ब्रिटिश के सामने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का, उसमें भी हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखे ही थे, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी देखेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म्स देखते हैं इसमें, पुलिस एंड अदर रिफॉर्म्स भी देखेंगे। और अचीवमेंट्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या अचीवमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस का रहा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ए वॉरियर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ए वॉरियर, अ स्टेटमेंट सक्सीडेड वॉरेन हेस्टिंग्स एज गवर्नर जनरल। क्या इसमें बताया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे स्टेटमेंट, जो सक्सीड उत्तराधिकारी किसके थे, किनके जगह पे आए, वॉरेन हेस्टिंग्स के जगह पे गवर्नर जनरल बन के 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए। फिर क्या हुआ, ही बिलोंग टू एन इन्फ्लुएंशियल एंड अरिस्टोक्रेटिक फैमिली विच हैड वाइडर पॉलिटिकल कनेक्शंस। वे बहुत प्रभावी हुए भारत में, और एरिस्टोक्रेटिक यानी कि अभिजात वर्ग से भी बिलोंग कर रहे थे, बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे, और एरिस्टोक्रेटिक थे, और पॉलिटिकल कनेक्शन भी इनका बहुत अच्छा खासा था, तभी तो गवर्नर जनरल बन भी पाए। तो और फिर आगे, ही वॉज ऑल्सो ए क्लोज फ्रेंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के बहुत क्लोज भी फ्रेंड्स थे। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम कौन थे इंग्लैंड के, पिट्स, तभी तो उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो फिर देख प्राइम मिनिस्टर पिट एंड ऑफ डुंडास, दोनों प्राइम मिनिस्टर के साथ में इनका अच्छा क्लोज फ्रेंडशिप था। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, डुंडास कौन थे, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ही डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज ए रिमार्केबल सोल्जर इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की लड़ाई अमेरिका में हो रही थी, तो एक रिमार्केबल सोल्जर के रूप में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस उभर कर आए थे, और विशिष्ट थे अपने आप में ही। डिस्टिंग्विश मीन्स क्या होता है, विशिष्ट होता है, एक रिमार्केबल सोल्जर थे। ऑल थ्रू ही सराउंडेड एट न्यूयॉर्क यॉर्क टाउन इन 1781 बिफोर द अमेरिकन ट्रूप्स। और ये यॉर्क टाउन में भी काम किए थे, सराउंडेड घिरे हुए थे 1781 में बिफोर द अमेरिकन ट्रूप्स के साथ में भी। हिज रेपुटेशन वॉज नॉट स्पॉइल्ड,
इनका रेपुटेशन मतलब अच्छा था और स्पॉइल नहीं था, गिरा हुआ नहीं था, इसलिए ये अच्छे भी थे। और किसी भी चीज़ को जानते हैं, बड़ा किसी भी कोई भी इंसान को आप अगर बड़े पद पर देखते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे से ही हुई है। देखिए, एक सोल्जर से कहाँ गवर्नर जनरल तक के सफ़र किए, जिस तरह कृष्ण किए, एक ग्वाला से कहाँ द्वारका के राजा तक का सफ़र किए। हम लोग का भी माइंडसेट प्रायोरिटी ऐसे ही होना चाहिए। आगे देखते हैं। बिफोर द अमेरिकन ट्रूप्स स्पॉइल्ड, ही स्टिल enjoyed द कॉन्फिडेंस ऑफ authorities एट होम। ये क्या थे, स्टिल इंजॉय भी कर रहे थे और कॉन्फिडेंस भी, मतलब अथॉरिटीज अधिकार को इंजॉय भी कर रहे थे साथ साथ, और कॉन्फिडेंशियल भी थे। कॉन्फिडेंस हम लोग को हर एक चीज़ में रखना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति में अगर आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस हमेशा हम लोग को हाई लेवल पर रखना ही पड़ेगा। पर आज के यंग माइंड का कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है, इसलिए बुरा परिस्थिति में ही हम लोगों को कॉन्फिडेंस को बना कर रखना पड़ेगा। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम अमेरिका ही वॉज ऑफर्ड द गवर्नर जनरलशिप इन इंडिया। देख रहे हैं आप लोग कैसे कैसे बदला हुआ। ये अमेरिका के सैनिक हुए थे। उसके बाद जब ये अमेरिका से रिटर्न आए तो इनको गवर्नर जनरलशिप के लिए ऑफर दिया गया, इंडिया के गवर्नर जनरलशिप के लिए। तो देखिए, कॉर्नवालिस वाज प्रोमोटेड कॉर्नवालिस वाज प्रोमोटेड बाय a strong sense of public duty and enjoyed the respect as well as confidence of his fellow countrymen, the parliament। ये क्या हुआ, कॉर्नवालिस प्रॉम्प्ट हो गए, सेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी में हो गए और एंजॉय करने लगे, रिस्पेक्ट, इनको आदर भी मिला, एज वेल एज कॉन्फिडेंशियल भी थे इस फेलो कंट्रीमैन। द पार्लियामेंट, देखिए जो पार्लियामेंट है वाज प्रिपेयर्ड, पार्लियामेंट वाज प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा प्रॉब्लम, Parliament was prepared to give him extraordinary legal power to carry out radical reforms in the administration of Bengal। क्या हुआ, इनको जो पावर मिला, ये प्रिपेयर्ड हो गए पावर के लिए, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीगल पावर भी इनको दिया गया कुछ, और रेडिकल रिफॉर्म्स, तीव्र रिफॉर्म्स भी ये एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में जब आए, जब गवर्नर जनरलशिप बन के आए इंडिया में, तो ये इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीगल पावर भी मिला और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल को ये संभाले थे, और रेडिकल पावर भी बहुत सारे चेंजिंग के प्रिपेयर हो गए थे। इट अमेंडेड पिट्स इंडिया एक्ट इन 1786। और ये आते ही के साथ क्या किए, पिट्स इंडिया एक्ट में अमेंड कर दिए, यानी कि संशोधन कर दिए 1786 में। सो एज, एक सेकेंड, थोड़ा सा सो एज इनेबल हिम टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी ऑफ काउंसिल। और ये ओवर रूल करने लगे, इनेबल किए क्या किए, मेजोरिटी ऑफ काउंसिल जो थे परिषद, उसमें मेजोरिटी जो थी उसको ओवर रूल किए डिसीजन को, इफ नेसेसरी, जरूरत थी जहाँ जहाँ। द अपॉइंटमेंट ऑफ कर्नावालिस वॉज सिग्निफिकेंट इन वन रिस्पेक्ट। जो कर्नावालिस का अपॉइंटमेंट था वो सिग्निफिकेंट एक रिस्पेक्ट में महत्वपूर्ण भी था। A new tradition of choosing a person was significant. A new tradition of choosing a person from an aristocratic family for the post of governor general was initiated। पहले तो ऐसा नहीं था, जब पहले वाराणसी सिंह थे, तो अब जब ये गवर्नर जनरल बने, ये पहली बार था एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आए थे, और ये पहली बार न्यू ट्रेडिशन भी था, ये पर्सन नया नया थे, और इनको जो दावेदार बनाया गया गवर्नर जनरलशिप के लिए, ये देखते क्या क्या ये फैमिली थे, क्या क्या बदलाव लाए। बस इनिशिएटेड शुरुआत ही था, क्योंकि ये गवर्नर जनरल बने थे शुरुआत में। इट वॉज हिज गुड फॉर्चून, इनका अच्छा भाग्य था, दैट ही हैड एन एक्सेलेंट टीम ऑफ सबॉर्डिनेट्स कंप्राइजिंग जॉन सॉरे, जेम्स ग्रांट एंड सर विलियम जॉन्स। और इनका देखिए कितना अच्छा भाग था, इनके सबॉर्डिनेट्स जो इनके अधीन काम कर रहे थे कंप्रोमाइजिंग, इनके साथ साथ जॉन सॉरे थे, जेम्स ग्रांट थे, और सर विलियम जॉन्स थे। ये तीनों इनके अंडर में काम कर रहे थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑल थ्रू, साथ साथ ही क्या हुआ, कॉर्नवालिस कमांडेड हिज वर्क अंडर बेनिफिशियल सर्कमस्टांसेस, ही हैड टू कैरी आउट हिज पॉलिसी विद कॉशन। क्या किया, ऑल थ्रू कॉर्नवालिस कमांड्स किए, इनके वर्क को बेनिफिशियल को बनाए, सर्कमस्टांसेस परिस्थिति को संभाले, और कैरी आउट किए किसी भी चीज़ को, पॉलिसी किसी भी चीज़ में उनको निकाले, अच्छे अच्छे पॉलिसी लाए। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। टीपू सुल्तान एंड द थर्ड मैसूर वॉर। अब हम देखेंगे टीपू सुल्तान को और थर्ड मैसूर वॉर को देखते हैं, तो 1790 से 92 के बीच में चला। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784
जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर था 1784 एग्जिबिटेड द मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्या किया, निशोनाबूद कर दिया मिलिट्री स्ट्रेंथ को, एग्जिबिटेड कर दिया ऑफ मैसूर में, एक्सपोज्ड इंग्लिश वीकनेस एंड इंक्रीज टीपू स्ट्रेंथ। जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर था ये मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ मैसूर को क्या किया, कमजोर कर दिया, और एक्सपोज इंग्लिश मैन को जो मतलब ब्रिटिश लोग थे उसको वीकनेस बना दिया, और टीपू के स्ट्रेंथ को इंक्रीज हुआ उसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में। लाइक हिज फादर ही वांटेड टू एलिमिनेट द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया। जैसे टीपू के फादर हैदर अली जो थे वो ये भी यही चाहते थे कि ब्रिटिश का राज यहाँ से खत्म हो, तो उन्हीं के हिसाब से ये भी हुआ। लाइक जैसे फादर जिनको चाहते थे वांटेड एलिमिनेट द इंग्लिश फ्रॉम इंडिया। हिज अदर डिजाइन्स वेयर टू रिक, रिक मैंने क्या होता है, बदला लेना, जैसे उनके बदला लेने का भावना था, और ब्रिटिश जब हुए तो बदला लेने का भावना तो सोचेंगे। डिजाइन्स वेयर रिक वेगनेंस ऑन द निज़ाम, वेगनेंस मतलब प्रतिशोध, वेगनेंस में क्या होता है, प्रतिशोध होता है, निज़ाम एंड ऑन द मराठास एज दे हैड बिट्रेड हिज फादर ड्यूरिंग द आवर ऑफ नीड। जैसे निज़ाम ये सब मिलके उनके और मराठा मिलके उनके पिता को धोखा दिए थे, बदला लिए थे उनके हैदर अली से, इसी तरह टीपू भी किए और ब्रिटिश पावर को थोड़ा सा कम किए फादर जब उनके पिता के शासनकाल में किए थे। अब आगे देखते हैं आवर्समेंट। द चीफ कॉज ऑफ थर्ड मैसूर वॉर वेयर, क्या क्या मैसूर वॉर के चीफ कॉज थे, मेन मेन कॉज थे होने के लिए। फर्स्ट क्या था, टीपू सुल्तान स्ट्रेंथन हिज पोजीशन बाय अंडरटेकिंग वेरियस इंटरनल रिमॉर्म्स। जो टीपू सुल्तान का स्ट्रेंथ था, पावर था, इस पोजीशन जो उनका अंडरटेकिंग वेरियस इंटरनल जो आंतरिक पावर था वो रिमॉर्म्स, थोड़ा सा अफवाह भी उड़ा था उनके पोजीशन को लेके। दिस क्रिएटेड वरीज टू द ब्रिटिश, और ब्रिटिश का हारने का ये भी एक कारण बना था, थोड़ा जो उनका स्ट्रेंथ था इस पोजीशन का टीपू सुल्तान का, वो थोड़ा सा रिमोर्स अफवाह भी उड़ गया था कि ये इतने मजबूत हैं ये, तो थोड़ा सा ब्रिटिश के लिए चिंताजनक भी हो गया था। तो इसीलिए कहते हैं ना, युद्ध से पहले किसी भी चीज़ को अपना भेद नहीं बताना चाहिए, और अगर आप कमजोर भी हैं तो थोड़ा चढ़ बढ़ के बताइए अपने बारे में। सामने वाले को अपना ना, सामने वाले को अपना कॉन्फिडेंस लूज मत दिखाइए अगर लूज भी हो जाते हैं तो, नहीं तो अगर सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस लूज देखा तो वो और चढ़ जाता है और मजबूत उसको मिल जाती है मजबूती। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठा, दिस क्रिएटेड वॉरिस टू द ब्रिटिश, ये ब्रिटिश के लिए चिंता हुए थे, और द निज़ाम ऑफ हैदराबाद के लिए भी एंड मराठा के लिए भी, क्योंकि ये तीनों एक ही साथ हो गए थे, गुट में हो गए थे, और अलग अलग जैसे जैसे कंट्री को अलग अलग स्टेट को कब्जा में अपने कर रहे थे। और फिर और फिर क्या किया अंग्रेज की, सब जब कब्जे में हो गए तो सब इन लोग को भी संभाल लिया और फिर खुद सुपर पावर में बन गए, सुप्रीम में हो गए। और सेकंड क्या थे, मोर ओवर टीपू मेड अटेम्प्ट्स टू सीक द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड टर्की बाय सेंडिंग इनवॉइस टू दोज कंट्रीज। और साथ साथ ही हालांकि ये क्या कर रहे थे, आगे भी टीपू क्या कर रहे थे, मेड अटेम्प्ट्स, फ्रांस के साथ भी हेल्प लिए थे और हेल्प कर रहे थे, तुर्की को भी हेल्प कर रहे थे, और अपन यहाँ से इनवॉइस मतलब जो नाविक यात्री होती हैं ये सब भी भेज रहे थे, जासूसों को भी भेज रहे थे ये सब कंट्री में, तो टीपू को इन सब से भी हेल्प मिला था उस टाइम। ही ऑल्सो एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी एट द कोस्ट ऑफ हिज नाइबर्स, पार्टिकुलरली द राजा ऑफ ट्रेवनकोर हु वाज एन एलाई ऑफ द ब्रिटिश। और क्या हुए, ये अपने टेरिटरीज को भी एक्सपेंड किए, कोस्ट ऑफ नाइबर्स मतलब पड़ोसी राज्य में, ट्रेवनकोर को भी, राजा के ट्रेवनकोर जो थे उनके साथ मिलकर पर्टिकुलर जो किनके मित्र थे, ब्रिटिश के मित्र थे, एले थे। In 1789, the British conclude a tripartite alliance with निजाम एंड द मराठास अगेंस्ट टीपू। क्या कि ब्रिटिश में क्या क्या सोचे कि टीपू से कुछ जब बोले ना कि ब्रिटिश जब भी हारते थे वो एक अलायंस कर लेते थे, संधि कर लेते थे, और इसी तरह देखिए त्रिपाठी अलायंस भी कर लिए, ट्रिपार्टाइट अलायंस भी कर लिए, विथ निजाम के साथ में थे और मराठा के साथ अगेंस्ट, टीपू के अगेंस्ट कर लिए। वार ब्रोक आउट इन मई 1790 बिटवीन द इंग्लिश एंड टीपू, फिर से वॉर ब्रोक आउट हो गया, फिर से छिड़ गया 1719 में बिटवीन टीपू एंड इंग्लिश। इट वाज फाउट इट वाज फाउट इन 3 फेजेस, 3 फेज में ये वॉर को लड़ा गया। द फर्स्ट फेज कैसे कैसे देखते हैं, द फर्स्ट फेज कैसे लड़ा गया। द फर्स्ट फेज कमेंस्ड व्हेन मेडोस द गवर्नर ऑफ मद्रास, जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे मेडोस, इनिशियली डायरेक्टेड द कैंपेन टू इन्वेड मैसूर, but Tipu's red movements halted the progress of English troops and inflicted heavy losses on them। क्या हुआ, जो गवर्नर थे मद्रास का मेडोस, वो इनिशियली शुरुआत में डायरेक्ट कैंपेन को संभाल रहे थे, इन्वेट किए थे मैसूर को, और टीपू रैपिड मतलब तीव्र जो मूवमेंट था टीपू के लिए, जो टीपू का जो तीव्र मूवमेंट था वो हॉल्ट हो गया, रुक गया। क्या हुआ कि ऑफ द इंग्लिश ट्रूप्स एंड इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेस, और उस समय क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो थोड़ा सा घबरा गए थे
और मैसूर जो मतलब कैंपेन जो हो रहा था मैसूर का, उसमें टीपू रैपिड अपना मूवमेंट को रैपिडली लिए आगे की ओर बढ़ाए, और फिर क्या हुआ कि हैवी लॉस उनके साथ हुआ जो इंग्लिश ट्रूप्स थे। तो पहले फेज में तो यही हुआ। इन द मीन टाइम कॉर्नवालिस हिमसेल्फ एज्यूम्ड कमांडेड इन दिसंबर 1719, और इसी समय, ठीक इसी समय जो फर्स्ट फेज वॉर का हुआ खत्म हुआ, इसी समय कॉर्नवालिस अपने आप को एज्यूम किए, पावर को कमांड किए, और 1719 में ये गद्दी को संभाले थे। आए एज्यूम के पावर को। उसके बाद आगे देखते हैं, दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड फेज, और यही जो हुआ, जो हिमसेल्फ एज्यूम किए खुद को कॉर्नवालिस, यही सेकेंड फेज का बिगिनिंग भी यहीं से हो गया। मार्चिंग फ्रॉम वेलोर, वेलोर से मार्च करते हुए ही कैप्चर्ड बैंगलोर, बैंगलोर को भी कैप्चर किया 1791 में। बट टीपूज ब्रिलियंट स्ट्रेटजी, टीपू का जो दिमाग जो तेज था, स्ट्रेटजी थी, रणनीति थी, वो प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबे समय तक, द वॉर एंड कॉर्नवालिस वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट टू मैंगलोर। वो जो रणनीति थी, स्ट्रेटजी थी टीपू की, लंबे समय तक चली, और ये वॉर भी चली, और कॉर्नवालिस थोड़ा सा फोर्स में किए, फोर्सिंग हुए, और रिट्रीट टू मैंगलोर, मैंगलोर की ओर चढ़ाई भी कर रहे थे। लेकिन फिर भी देखिए आगे क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोविंसेस, और कुछ कमी की वजह से, प्रोविंसेस से प्रावधान की वजह से वो उसमें लैग आए, और फिर से कॉर्नवालिस थोड़ा सा पीछे हो गए ब्रिटिश। द थर्ड फेज, अब यहीं से भी जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे फेज बनते जाता है, और यहाँ से थर्ड फेज, द थर्ड फेज ऑफ ब्रिटिश वॉर, द थर्ड फेज ऑफ ब्रिटिश वॉर बिगिन व्हेन टाइमली एड फ्रॉम द मराठास। अब देखिए थर्ड फेज कब हुआ, स्टार्ट बिगिन हुआ जब टाइमली एड, जब मराठा से सहायता लिए थर्ड फेज में, इन प्लेंटी ऑफ प्रोविजन, मतलब बहुत सारे, प्लेंटी में बहुत प्रकार सारे प्रोविजन प्रावधान, ये हेल्प किए, मराठा लोग किए थे। हिम टू रिज्यूम हिज कैंपेजन, फिर से ब्रिटिश के कैंपेजन को रिज्यूम करने के लिए मराठा बहुत हेल्प किए थे हिज कैंपेजन, एंड मार्च अगेंस्ट श्रीरंगपट्टनम अगेन, और मिलकर मराठा के साथ में ब्रिटिश वहां से फिर से चढ़ाई की श्रीरंगपट्टनम के लिए। दिस टाइम टीपू वाज डिसएडवांटेज, वो समझ नहीं पाया था टीपू, और डिसएडवांटेज मुनाफा में नहीं रह पाया, और स्विफ्टली, तत्पर ही, तुरंत इंग्लिश फोर्स क्या किए, उसमें टीपू तैयार नहीं थे थर्ड फेज में, और तत्पर ही इंग्लिश क्या किए, मराठा के साथ मिलकर स्विफ्टली द फोर्सेस ऑक्यूपाइड हिज फोर्ट्स नियर श्रीरंगपट्टनम, और जो किला था श्रीरंगपट्टनम का, उसे कैप्चर कर लिया गया, और साइज कैप्चर कर लिया गया 18 फरवरी 1792, और 1792 में श्रीरंगपट्टनम का जो किला था वो अपने कब्जे में ले लिए ब्रिटिश और मराठा मिलके। टीपू सुल्तान कॉन्क्लूडेड द श्रीरंगपट्टनम, तब मजबूरन में क्या हुआ, टीपू सुल्तान को ट्रिप्टी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करना पड़ा ब्रिटिश के साथ। द टर्म ऑफ ट्रीटी वायर फॉलोज, अब कुछ तो अलायंस होगा तो उसमें तो प्रोस एंड कॉन्स होंगे ही, कुछ तो इसमें मतलब कुछ भी होता है तो कंक्लूजन होगा ही। तो इसमें क्या क्या था टर्म्स एंड कंडीशन, ये टर्म्स एंड कंडीशन देखिए क्या क्या ब्रिटिश लोग रखे। टीपू हैड टू गिव हाफ अप हाफ हिज डोमिनियंस, टीपू को अपना आधा डोमिनियन क्षेत्र देना था। ही हैड टू पे ए वियर इंडेमनिटी, और जो युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई वो मतलब टीपू को ही देना था। बताइए, युद्ध दोनों ओर से लड़ेंगे, और मतलब यही ना है, जो जीत जाते हैं वो कुछ भी कर पाते हैं। तो यही है कि सक्सेस का फॉर्मूला यही है दोस्तों। अभी आप सक्सेस नहीं हुए तो आपको कोई नहीं पहचानता होगा, कोई नहीं जानता हो, कोई कभी कॉल आता होगा किसी का, कभी को नहीं भी आता होगा, लेकिन जब आप सक्सेस कर जाएगा तो ऐसे ऐसे लोगों का कॉल आएगा, ऐसे ऐसे आपका दोस्तों को, भाइयों का फोन आएगा, जो लगेगा कि पहले कभी इनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, लगता है कहाँ से इतने नए नए फैमिली बनने लगे हैं, परिवार रिलेशन बनने लगे हैं। बस यही है। और देखिए, हेयर टू पे वेयर इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति को उनको भी देना पड़ा, ऑफ 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए उस समय, उसमें बहुत बड़ी रकम होती थी, तो उनको देना पड़ा। एंड सरेंडर 2 ऑफ हिज सन्स एट हॉस्टेज एजेंडा, और अपने दोनों बेटों को भी टीपू सुल्तान को सौंपना पड़ा। फिर बोथ साइड्स एग्रीड टू रिलीज द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, और फिर दोनों एक दूसरे में सहमति बनाए कि हम अपने मतलब प्रिजनर को छोड़ते हैं, कैदियों को, और आप भी प्रिजनर जो वॉर में कैदी पकड़ाए थे उनको रिलीज करते हैं, आप भी रिलीज कीजिए। दोनों एक दूसरे में एग्री हुए। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज ए सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण हुए, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बहुत महत्वपूर्ण है, किस लिए देखते हैं, इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की हिस्ट्री में श्रीरंगपट्टनम जो ट्रीटी थे वो बहुत ही सिग्निफिकेंट साबित हुई। क्या देखते हैं, द ब्रिटिश सेक्योर्ड ए लार्ज टेरिटरी ऑन द मालाबार कोस्ट, ब्रिटिश क्या हुए, एक बहुत सारे बहुत बड़े टेरिटरी को कब्जे में ले लिए, मालाबार कोस्ट को अपने कब्जे में ले लिए। इन एडिशन दे ऑब्टेन द बारामहल डिस्ट्रिक्ट एंड दिंदुगुल, और फिर क्या हुआ उसमें, और क्या क्या कब्जे में लेते गए, अपने अधीन लेते गए, ऑब्टेन करते गए, बारामहल डिस्ट्रिक्ट को भी, दिंदुगुल को भी। आफ्टर दिस वॉर ऑल थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ मैसूर, और इस तरह से स्ट्रेंथ जो मैसूर की नींव थी, मैसूर का ताकत था, हैड बिन रिड्यूस, धीरे धीरे इसी तरीके से कमते चली गई।
इट वॉज एन एक्सटिंग्यूश, ये विशिष्ट हुई। देखिए क्या होता है आगे, इट वॉज नॉट, ये मतलब यही खत्म नहीं हुई। फिर आगे देखिए, टीपू हैड बीन डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, लेकिन कहा जाता है टीपू हारा तो सही है, हारा तो था, पर नष्ट नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। यही है हम लोग के आज भारतीय योद्धा की कहानी। देखिए फिर आगे क्या हुआ, रिफॉर्म्स, फिर क्या रिफॉर्म्स लाए गए इसमें देखिए, द इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस कैन बी, द इंटरनल रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस कैन बी स्टडीज अंडर थ्री मेन हेड्स। जो इंटरनल रिफॉर्म्स थे ये सब कॉर्नवालिस के, ये तीन को मतलब तीनों हेड बनाए गए। ये क्या क्या हुए इसमें, रिफॉर्म्स क्या क्या लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए, फिर प्रशासनिक रिफॉर्म्स लाए गए थे बदलाव, रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाए गए, परमानेंट सेटलमेंट लाया गया, और जुडिशियल एंड अदर रिफॉर्म्स भी सब में लाए गए। फर्स्ट देखते हैं क्या हम लोग देंगे, फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखते हैं। द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ कॉर्नवालिस वाज द प्यूरिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपेबल एंड ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। देखिए उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा रिफॉर्म्स यही रहा कॉर्नवालिस के समय में, सिविल सर्विस को प्यूरिफाई किया गया, प्यूरिफिकेशन उसमें लाया गया, और एम्प्लॉयमेंट को अच्छे तरीके से कैपेबल बनाया गया, ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स को बैठाया गया। और उस समय से ही एम्ड एट इकोनॉमी, मतलब जो आर्थिक थे उनको वो भी एम में थे, निशाने पर थे। और सब कुछ को देखिए कैसे कैसे करके सेटल किया कॉर्नवालिस। ये तो सही बात है कि ब्रिटिश लोग अपने ढंग से ही जिस तरह से सजाए उस तरह से आज हम लोग भी मान ही रहे हैं। सिविल सर्विस उन्हीं के द्वारा लाए हुई आज एक बहुत बड़ी है। फिर देखिए क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन एंड प्योरिटी, सिंप्लीफिकेशन और प्योरिटी पर भी ध्यान दिए। ही फाउंड दैट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वेयर अंडरपेड, और वो देख रहे थे कि जो सर्वेंट्स मतलब थे कंपनी के वो अंडरपेड थे, उनको भी पेड किए, पैसा मतलब पैसा उन लोग को नहीं मिल रहा था सर्वेंट्स को। बट दे रिसीव्ड वेरी हाई कमीशन और रेवेन्यूज, और लेकिन सर्वेंट्स तो अंडरपेड थे, मतलब उनको पैसे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जो कमीशन थे मतलब बहुत ज़्यादा हाई था रेवेन्यू का। In addition to that, they conducted forbidden and profitable private trade in the names of relatives and friends. वो क्या है कि ये एडिशन एक बनाए और फॉरबिडन प्रॉफिटेबल प्राइवेट ट्रेड किए, व्यापार किए, और बहुत सारे रिलेटिव्स का नाम दिए उसमें, फ्रेंड्स को भी लिए। और कॉर्नवालिस हु एम्ड क्या किए, क्लीनिजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्नवालिस पूरे क्लीन साफ सफाई कर दिए प्रशासनिक व्यवस्था को और अच्छे तरीके से, कि एबॉलिश द विस्कियस सिस्टम ऑफ पेइंग, मतलब जितने जो बिस्किस मतलब संदेहात्मक सिस्टम थे एबॉलिश पूरा खत्म कर दिए, पेइंग स्मॉल सैलरीज, जो भी स्मॉल सैलरीज थी सबको खत्म कर दिए, एंड अलाउइंग इनॉर्मस प्रिक्विस्ट, और अतिरिक्त जो सुविधाएं थी उस सब को खत्म कर दिए, एबॉलिश कर दिए। ही परस्यूडेड, राजी हो गए, किस लिए, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी टू पे हैंडसम सैलरीज, और फिर वहां से फिर नए सैलरी की नींव रखी गई, कैसे किस तरह से जो डायरेक्टर ऑफ कंपनी होगी उसे हैंडसम सैलरी, अच्छी सैलरी मिलेगी to the company servants in order that they might free themselves from commercial and corrupting activities। और जब अच्छे पेमेंट मिलेगी, अच्छे वेतन मिलेगी, तो फिर लोग घूस क्यों लेंगे, टिप्स क्यों लेंगे, इसलिए अच्छे तरीके से उन लोग को सर्विस दिया गया, सब कुछ प्रेफर किया गया। तो फिर वहाँ से सब कुछ अच्छा हुआ। फिर आगे देखिए, फर्दर कॉर्नवालिस इनॉग्रेटेड द पॉलिसी ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स मेनली on the basis of merit, thereby laying from the foundation of the Indian civil service। क्या वो फर्दर करना वाली जो इनोग्रेटेड पॉलिसी को मेकिंग किया अपॉइंटमेंट्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, उनके मेरिट पर की गई, देयर बाय लेइंग ऑफ द फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस, और यहीं से सिविल सर्विस की नींव रखी गई, फाउंडेशन। टू कट डाउन एंड एक्स्ट्रा वैकेंसीज, एक्स्ट्रा जो भी मुनाफा मिल रहे थे उसको कट किए। ही अबॉलिश्ड ए नंबर ऑफ सरप्लस पोस्ट, और जो भी फालतू को पोस्ट से बना रखे थे पद उस सबको एक साथ किया गया, और उस सबको कट सरप्लस मतलब अतिरिक्त जो भी जितना भी पद था उस सबको हटाया गया। अनदर मेजर रिफॉर्म्स द कर्नावालिस इंट्रोड्यूस्ड वाज द सेपरेशन ऑफ द थ्री ब्रांचेस, और क्या हुआ वो फिर सेपरेट कर दिए, तीन ब्रांचेस में एडमिनिस्ट्रेशन को बांट दिए। कौन कौन, नेमली कॉमर्शियल, देखिए इसमें, देखिए इसमें दिया गया है कॉमर्शियल, हाँ देखिए, कॉमर्शियल, जुडिशियल एंड रेवेन्यू, ये तीन में बांट दिए गए। द कलेक्टर्स द किंग पिंस ऑफ, जो कलेक्टर वहाँ जो फिर बनाए गए वो किंग पिंस हो गए ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, वो किंग पिन हो गए, जैसे अस्त्र अपने डीएम होते हैं, एक जिला के अधिकारी भी होते हैं ना, तो उसी तरीके से कलेक्टर भी वही हैं, तो किंग पिन उनको बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वे डिप्राइव्ड, उनसे वंचित नहीं रहा, और देयर जुडिशियल पावर्स एंड देयर वर्क बिकम मेरली द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और जुडिशियल पावर
और जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हुआ ये मेरली केवल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के ही अंदर में रहेगा, जुडिशियल पावर केवल जुडिशियल पावर के ही अंदर में रहेगा। सब कुछ अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में लाया गया। फिर क्या देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स, अगले लेक्चर में देखते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स। बस आज यहीं तक, और जय हिंद।